क्या बनेगी आकर्षण का केंद्र। रजत जयंती वर्ष पर तैयारियों में जुटा है विधानसभा प्रशासन। अध्यक्ष सिद्धू खंडूरी ने भी तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को दिए हैं समय पर काम करने के निर्देश। कोटद्वार में हाउस टैक्स को लेकर बढ़ी नाराजगी। पूर्व मंत्री ने सरकार पर गुमराह करने का लगाया आरोप। नगर निगम भेज रहा मकान मालिकों को नोटिस। जीपीएस से नाप का टैक्स लगाने की तैयारी। सुविधाएं न मिलने पर टैक्स न वसूलने की मांग की गई। विकासनगर में चलती यूटिलिटी में लगी है आग। मचा है हड़कंप। धान की पुराली में अचानक से आग भड़की है। देखते ही देखते जलकर राख हुआ है वाहन। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गुजरात में दिखेगी देवभूमि की झलक, जहां पर बता दें कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की झलक देखने को मिली है। जयंती पर दिखेगी उत्तराखंड की सांस्कृतिक शान, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर होगा भव्य समारोह। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा आरती की झांकी यहां पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड की झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। लोक नृत्य गीतों से सजेगा देवभूमि का रंगमंच। देश की एकता अखंडता का यहां से सशक्त संदेश भी देगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि यहां पर मनमोहक झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति की बात करें, उत्तराखंड की झलक की बात करें या फिर चारों धाम की बात करें, यहां पर पूरे तरीके से उसकी झलक भी देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के मौके पर विधानसभा का विशेष सत्र होने जा रहा है। इस सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार उत्तराखंड विधानसभा को 3 नवंबर को संबोधित करेंगे। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी अधिकारियों के साथ में महत्वपूर्ण बैठक की है। उन्होंने सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य का विषय भी है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं इसी दौरान और विधानसभा को संबोधित भी करेंगी। तो उसी की अभी एक तैयारी बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय ने लिया था कि वो किस तरह से हम लोग करेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय राष्ट्रपति जी मऊ भी जा रही हैं, नैनीताल भी जा रही हैं। वहाँ पे कुमार यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन है, राजभवन का 125वीं जयंती है, उसका भी कार्यक्रम है, उस सब की तैयारी चल रही है। हाँ, आप सभी जानते हैं कि हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय पहुँचने वाली हैं 3 तारीख को विधानसभा सत्र को एड्रेस करने के लिए। हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण मौका है। 25 साल उत्तराखंड को हो रहे हैं। 25 साल हमने तय किए हैं, विकास की यात्रा तय की है और मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय हमारी राष्ट्रपति महोदय उस दिन हमारे साथ होंगी विधानसभा में और हमको सबको एड्रेस करेंगे। तो 9 नवंबर को उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है, जिस अवसर पर राज्य सरकार इसे रजत जयंती के रूप में मनाएगी। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनका यह दौरा राज्य के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। उनके मार्गदर्शन से उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ेगा। रजत जयंती का हमारे यहाँ एक विशेष अवसर होता है। राज्य निर्माण के 25 साल हो रहे हैं और बहुत त्याग बलिदान के बाद ये राज्य बना है। इसमें हजारों लोगों ने संघर्ष किया है और तब ये राज्य निर्माण किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो 25 वर्ष हो रहे हैं रजत जयंती उत्सव मना रही है सरकार और हमारे राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर टिहरी में बड़ा समारोह मनाया जाएगा। डीएम नितिका खंडेलवाल ने बताया है कि हफ्ते भर चलने वाले इस कार्यक्रम में सफाई अभियान, डोबरा चांटी पुल पर योग, टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स इसमें होंगे। प्रशासन ने सभी विभागों को तैयारी की जिम्मेदारी दे दी है।
उत्तराखंड का हमारा 25वां रजत जयंती दिवस है और इस बार हमारे उत्तराखंड के गठन के 25 साल हो गए हैं। तो राज्य स्थापना दिवस का जो पूरा सप्ताह है वो 1 नवंबर से 11 नवंबर तक पूरा बनेगा। हमें मुख्य सचिव महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी बैठक ली गई है और उसमें विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। जैसे जैसे कि स्टेट लेवल के कार्यक्रम अलग अलग जगह पे होंगे, वहाँ जनपद में भी हम लोगों ने विशेष कार्यक्रम रखे हैं। जैसे हमारा एक पूरा विशेष स्वच्छता का पूरा अभियान कैंपेन पूरा चलेगा। उसके अलावा हम लोगों का बाल सभाएं चलेंगी, महिलाएं सभाएं, क्योंकि जो हमारी नई पंचायतें गठन हुई हैं उसमें हम लोग बाल सभा और महिलाएं सभाएं कराएं। बार जो है रजत जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से प्रशासन मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर दी गई है। टिहरी जनपद की प्रतापनगर क्षेत्र में डोबरा चांठी पुल के पास योगा होगा, वाटर स्पोर्ट्स गेम होंगे टिहरी बांध की झील में। इसको लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर जो है कई कार्यक्रम होंगे। शहरों में साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। तो इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। डीएम नितिका खंडवाल का कहना है कि शासन व प्रशासन स्तर से जैसे जैसे निर्देश प्राप्त होंगे उसे अनुरूप जो है कार्यक्रम तय कर दिए जाएंगे। यानी हम कह सके 25 साल के होने वाले इस उत्तराखंड राज्य में अब प्रशासन जो है 72 निर्माण कार्य से लेकर विकास कार्यों की सूची बनाएगा। इसके लिए प्रशासन स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। मजागांव तोपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। तो राज्य स्थापना दिवस से पहले सरकार 2 दिन का विशेष विधानसभा सत्र करने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सिर्फ 2 दिन में पूरे प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक दिन तो आपदा पर ही चर्चा में चला जाएगा। इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि करण महारा अपनी सीट तो नहीं बचा पाए, कांग्रेस ने उन्हें फिर भी अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बुझे हुए चिराग से बत्ती जलाने की कोशिश यहां पर कर रही है। करण महारा के बयानों को लेकर भी उनकी तरफ से और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है, कई उपलब्धियां हासिल कर रही है, लेकिन करण महारा हैं कि लगातार इस तरीके के सवाल उठाते रहते हैं। कांग्रेस बुझे हुए चिराग से जो है बत्ती जलाने की कोशिश कर रही है। जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं जीत पाया वो कांग्रेस का अध्यक्ष है और कांग्रेस के अंदर ही इतने गुट हैं कि वो अध्यक्ष की बात कोई सुनते नहीं है, क्योंकि ये कोई सामान्य सत्र नहीं है। क्योंकि हमारे इस राज्य को 25 साल हो गए हैं। उत्तराखंड अपने 25 साल पूरे करने जा रहा है। इस मौके पर सरकार 3-4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र करने जा रही है। इसमें चर्चा होगी कि राज्य ने 25 साल में क्या पाया, क्या खोया, आगे की दिशा क्या होगी। इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है, अगर सत्र गैरसैंण में होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि राज्य की स्थायी राजधानी का प्रतीक है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के बयान पर कहा कि इस समय राजनीति नहीं बल्कि राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सत्र उत्तराखंड के भविष्य की योजना बनाने का मौका है। चमोली ने कहा कि सभी दल अगर मिलकर काम करें तो राज्य और भी आगे बढ़ेगा। प्रमुख विपक्षी दल है, उनको कुछ न कुछ कहना है। इसको इस ढंग से भी लिया जा सकता था कि आज हम 25 साल पूरे कर रहे हैं। इसका एक उत्साह के साथ इसको किस तरह से हमको संपन्न करना है, उसमें सब दलों को राजनीति छोड़कर उत्तराखंड के बारे में आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी निभाएं और विशेष सत्र में अभी तक जो 25 सालों में जो काम हुए उसकी समीक्षा हो और आगे का रोड मैप तैयार हो। उसके लिए अगर प्रिपरेशन करें और उसको उस प्रिपरेशन के साथ अगर विधानसभा में आए और वहाँ पर अपनी बात रखें तो उससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। उधर उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के जश्न को लेकर हो रही राजनीति, जहां पर धामी सरकार 25 साल के इस सफर को बड़े ही स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने हाल ही के दिनों में कई तरह के फैसले लिए। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि इस सरकार में महिला अपराध बेलगाम है। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। वहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर जश्न मनाने की बात कर रही है, जबकि वास्तविकता तो यह है कि इस सरकार की नाकामियां उसकी उपलब्धि पर भारी है। रिपोर्ट देखिए। राज्य स्थापना पर उपलब्धियां गिनाएगी सरकार। महारा बोले, बीजेपी राज में अपराध भ्रष्टाचार। बड़े स्तर पर
रजत जयंती मनाने की हो रही तैयारी। कांग्रेस का आरोप, नाकामियां उपलब्धियों पर भारी। उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को राज्य की रजत जयंती पर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड सरकार की ओर से 11 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जहां धामी सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने 25 साल के इस जश्न को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। महरा का कहना है कि कांग्रेस की सरकारों ने राज्य को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया, लेकिन बीजेपी ने राज्य को भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के दलदल में धकेल दिया है। ऐसे में ये जनता के बीच कौन सी उपलब्धियां गिनाने जा रहे हैं? मुझे लगता है जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड राज्य निर्माण का हमेशा विरोध किया, उत्तराखंड राज्य की प्रगति में जो लगातार बाधक बने, रोड़ा बनने की उन्होंने कोशिश की, ऐसे लोगों से उत्तराखंड के आम जनता यही अपेक्षा करती है कि वो हमेशा उत्तराखंड राज्य विरोधी रहे हैं और इसलिए राज्य स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर इस तरह की वो टिप्पणी कर रहे हैं। बाकी देखें तो आज खनन माफिया हावी है, लैंड माफिया हावी है, बेटियों का स्थिति ये हो गई कि आज 9 हिमालय राज्यों में आज हम पहले स्थान पर हैं महिला अपराध पे। उसके अलावा NCRB की जो रिपोर्ट आई वो बड़ी खतरनाक है कि प्रत्येक दिन उत्तराखंड में 3 बच्चों का अपहरण या वो गायब हो रहे हैं। ये बहुत ख़राब बात है। किसानों की स्थिति बहुत जर्जर है और 2 भर्ती घोटाले इस राज्य ने देखे हैं 2022 और 2025 और उसमें बीजेपी के लोग मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। तो ये बड़े गंभीर स्थितियां हैं और राज्य देखा जाए तो कर्ज में लगातार डूब रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस अवसर पर बीजेपी सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग ने इसके लिए जबरदस्त तैयारी की है। 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी चर्चा है। इतना ही नहीं, सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। इसमें 25 साल के अचीवमेंट और भविष्य के विजन को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि राज्य के रजत जयंती वर्ष के प्रचार में करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च हो रहा है, जबकि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। तो फिर सरकार किस बात का जश्न मना रही है? देहरादून से शुभांगी भट्ट और दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब चलिए आगे बात करते हैं। उत्तराखंड में सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। इसी बीच बीजेपी 31 अक्टूबर से विधानसभा सत्र पर पदयात्रा शुरू करने जा रही है ताकि लोगों से जुड़ाव बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस में अब तक जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे कि पार्टी की गतिविधियां धीमी है। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी पूरे 5 साल सिर्फ चुनाव की तैयारी में ही लगी रहती है, जनता की परेशानियों पर ध्यान नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है कि पूरे 5 साल सिर्फ चुनाव की तैयारी करती है। उनके पास और कोई काम नहीं है। उनको सत्ता में काबिज रहना, उनको लोगों के मुद्दे पे वो क्या काम कर रही है पहले उसके बारे में बात होनी चाहिए, जिसके बारे में भाजपा बात नहीं करती। रही बात कांग्रेस के जिला संगठन सृजन की जो लिस्ट नहीं आई, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिन में वो लिस्ट आने वाली है। कुछ इशूज़ थे, उस पर बात मुझे लगता है हो चुकी है और मुझे लगता है कि 1 नवंबर से पहले हमारी जो लिस्ट है वो ज़रूर आ जाएगी और उसके बाद जो जिलाध्यक्ष उनकी नियुक्ति होंगी उसके बाद हम लोग जो आगे के कार्यक्रम है वो करेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री दीपचंद उत्तराखंडी ने कहा है कि आज का उत्तराखंड उस सोच से बहुत दूर हो गया है जिसके लिए ये राज्य बनाया गया था। उन्होंने कहा कि लोगों को आज भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं पर पड़ते अत्याचार, अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों के असली निवासी परेशानियों, हादसों से जूझ रहे हैं। दीपचंद ने यह भी कहा कि जो नेता जनता के बीच जा रहे हैं उन्हें जनता से अपने कामों का हिसाब देना चाहिए। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो सवाल पूछें कि और साथ ही जाने कि क्या नेताओं ने वाकई उत्तराखंड के हित में काम किया है या नहीं। अवधारणा से ये उत्तराखंड बना था, आज उस अवधारणा से उत्तराखंड बहुत दूर चला गया है और जो हम पाना चाहते थे वो हमें कुछ भी नहीं मिला है। आज हमें मिला है तो भ्रष्टाचार, आज हमें मिला है तो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, हमें मिला है तो बेरोजगारी और हमें मिला है तो नाइंसाफ़ी और हमें मिला है तो एक हादसे पर जैसे हम लोग यहाँ के मूल निवासी, हम लोग यहाँ के भारी लोग की तरह जैसे लग गए हैं।
अब जो ये लोग जो घर घर सदर विधानसभा में जा रहे हैं, उस पर मेरा ये कहना है कि आप जनता के बीच जाइए, और आपके माध्यम से भी और पहले भी मैंने आह्वान किया है कि जनता। अब चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं कल्याणपुर, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के प्रत्याशी श्री सचिंद्र प्रसाद सिंह जी के लिए आप सबका मत, आप सबका वोट, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और सचिंद्र प्रसाद जी के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था किस प्रकार से उनके मन में इस क्षेत्र के प्रति एक प्रेम है, आप सबके प्रति विश्वास है, और आप उनके मन में एक जज्बा है कि आप लोग उनको विधानसभा का सदस्य यहां से बनाएंगे तो निश्चित रूप से जो विकास की गंगा कुछ दिनों के लिए यहां अवरुद्ध हो गई थी, बीच में दूसरे प्रत्याशी जीत गए और उन्होंने इस क्षेत्र को विकास की ओर नहीं बढ़ाया बल्कि अन्य कामों की ओर बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, इन्होंने हमेशा विकास और जनता के कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य किया है, और पिछली बार भी आप सब लोगों ने इनको बड़ा अपार समर्थन दिया था। आपने बहुत इनके समर्थन में आपने वोटिंग भी करी, लेकिन कुछ वोटों से हम जीत से वंचित रह गए। भाइयों बहनों, इस बार उस पिछली बार की जो कमी है, उस कमी को आप सबने पूरा कर देंगे ना सारे लोग कमी को पूरा? बताइए, कर देंगे ना? अरे जोर से बोलिए, कर देंगे ना? इसीलिए मैं आप सबसे यह आह्वान करने के लिए आया हूं कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी है, और श्री सचिंद्र प्रसाद जी को भारी मतों से विजय बनाकर कल्याणपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे बिहार के विकास में डबल इंजन को लगाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं, हर चुनाव में मुझे जाने का अवसर मिलता है, लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मैंने देखा है, चाहे कोई राज्य हो, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो और गुजरात तो लगातार, और दिल्ली, लंबे समय से दिल्ली में भी ऐसी सरकारें थी, लेकिन सारे देश के लोगों ने डबल इंजन लगाया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में। क्योंकि डबल इंजन की सरकारें जो काम करती हैं, जिस तेज गति से विकास होता है, डबल इंजन ये होता है कि राज्य की जो जरूरत है, यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, यहाँ की जो जरूरत है, उनको केंद्र की सरकार भली भांति समझती है और केंद्र से उसके लिए स्वीकृति देती है। इसलिए दोनों सरकारें मिलकर, जब दोनों सरकारें एक होती हैं तो विकास तेज गति से आगे बढ़ता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है, लगातार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए काम हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गप्पू भैया और पप्पू भैया का ये जो महागठबंधन है, जो बिहार की जनता को, जैसा अभी सुमन माझी जी कह रहे थे, केवल झूठे सपने दिखाकर, भ्रम फैलाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी परिवार की तिजोरियां भरने का काम करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश की करोड़ों करोड़ जनता को लाभ मिल रहा है। जहां एक और आज बिहार के 8.5 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, आज बिहार के प्रत्येक घर में हर घर बिजली, हर घर नल से जल और हर घर शौचालय जैसी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो 30 करोड़ से अधिक लोग आज गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं और देश
कि गरीबी दर में 5 गुना से भी अधिक की कमी आई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अपनी माताओं को, बहनों को, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, अपने युवा नौजवान साथियों को कि एक समय था जब लालू जी और राबड़ी जी का जंगल राज था, तो तब केवल एक काम होता था, गरीबों का शोषण होता था, खुला खेल चलता था गरीबों के शोषण का। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती थी भाइयों बहनों। हर सरकारी योजना में भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था, गड़बड़ियां होती थी। और इन लोगों ने गरीबी हटाने के बड़े बड़े नारे लगाए, बड़ी बड़ी बातें करी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन असल में उन्होंने तो पूरे बिहार की गरीबी, पिछड़ेपन और बदहाली के दलदल में धकेलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है, परिवारवाद की राजनीति का अंत किया है। इतना ही नहीं, बिहार को नक्सलवाद से मुक्त कराने का कार्य भी एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश बाबू और मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज बिहार सरकार ने जहां पूरे राज्य के अंदर शराबबंदी लागू करके लोगों को नशे की लत से मुक्त करके असंख्य परिवारों के भविष्य को बचाने का काम किया है, उनको टूटने से बचाने का काम किया है, वहीं महिला रोजगार योजना के माध्यम से 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके आर्थिक सहायता प्रदान करके महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई मिसाल कायम की है, एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। यही नहीं, मोदी सरकार ने अगर मैं 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि से विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। आज सड़क का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या कृषि और उद्योग का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। वहीं लालू जी के शासन को अगर आप याद करेंगे तो उस समय में क्या होता था? डकैती होती थी, अपहरण होते थे, फिरौती होती थी, हत्याएं होती थी और रोज नरसंहार हुआ करते थे। लालू जी और राबड़ी जी के माफिया राज में बिहार से उद्योगों को भगाया जाता था, उद्योग भाग जाते थे, इसलिए रोजगार कैसे आ सकता है? अभी मांझी जी बता रहे थे, बहुत विस्तार से उन्होंने यहाँ बताया है। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने बिहार की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है। आज बिहार की जीडीपी में 23% का योगदान उद्योगों से आता है, जो कृषि से भी अधिक है, क्योंकि 2005 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो उस समय कोई उद्योग धंधे नहीं लगते थे। इधर के सालों में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जो उद्योगों का एक उद्योगीकरण हुआ है, निवेश करने वाले लोग आए हैं, उससे रोजगार का भी जो है नया सृजन हुआ है। आज बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी एक क्रांति का सूत्रपात हो रहा है। सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं और इसके विस्तार के लिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। आज विमानन के क्षेत्र में 2,02,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है पिछले 11 वर्षों में। मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में 95-96 के समय में 95-96 में मैं एक बार बिहार आया था। मुझे सहसा राम आना था भाइयों। जब सहसा राम आ रहा था मैं, तो बनारस से जब निकल के मुगल सराय पहुंचे तो मैं गाड़ी में टाटा सूमो में पीछे बैठ के सोया हुआ था। एकदम से मेरी नींद खुली। तो जैसे ही मेरी नींद खुली तो गाड़ी के ड्राइवर ने चौंक के पूछा, रे बाबू सो जाओ सो जाओ। मैंने कहा कहाँ पहुंच गए? बोले आप बिहार आ गए। उस समय बिहार की स्थिति ये होती थी, सड़कों की स्थिति इतनी खराब होती थी। आज देखिए 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, 6 लेन हाईवे बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लाखों किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। ग्रीनफील्ड पटना में बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, सासाराम में, आरा में कॉरिडोर बन रहा है, तेजी से काम चल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि एक बार जब आरजेडी की सरकार होती थी तो सड़कों की इतनी बदहाल स्थिति होती थी कि कुछ ही किलोमीटर की यात्रा भी कठिन से कठिन हो जाया करती थी।
और लालू जी उस पर भी मस्करी किया करते थे उस समय। न सड़कें थी, न बिजली की रोशनी थी, न रोजगार के अवसर थे, केवल अंधकार और भय और भ्रष्टाचार का माहौल हुआ करता था। मोदी जी के नेतृत्व में आज रेलवे का बजट 10 गुना बिहार का बढ़ गया है भाइयों बहनों। ये इसके साथ ही नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, 20 वंदे भारत नई ट्रेनें आज बिहार के लिए दी गई हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस, बौद्ध सर्किट रेल जैसी आधुनिक रेल सेवाएं आज बिहार के लिए मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में आगे बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत से और भी बिहटा में अत्याधुनिक आधुनिक हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। ये सभी योजनाएं